हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असर्शन रीजन ऑफ सॉलिड स्टेट, जबकि पार्ट वन में हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे सॉलिड स्टेट के। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो असर्शन रीजन में बेसिकली ये चार ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक असर्शन दिया होता है और उसका कोई रीजन भी दिया होता है और आपको इन चार ऑप्शंस में से चुनना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से टफ इसलिए होते हैं क्योंकि हमें असर्शन रीजन को करने के लिए हमारा कंसेप्ट बिल्कुल टिप्स पर क्लियर होना चाहिए। होप आज के वीडियो के बाद आपकी ये असर्शन रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं, चार स्टेटमेंट दिख रहे हैं, चार ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें चुनना होता है। तो चलिए वन बाय वन कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट आता है और क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है असर्शन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज वन। यानी एक सिंपल क्यूब, हमें पता है कि जो एक सिंपल क्यूब होती है, सिंपल क्यूब उसे बोलते हैं जहां पर एटम्स केवल और केवल कॉर्नर पर अरेंज होते हैं, तो उनको सिंपल क्यूब बोला जाता है। तो सिंपल क्यूब में कह रहा है कि टोटल जो एटम्स होते हैं, सिंपल क्यूब कितने एटम से मिलकर बनी होती है? वन। ये बिल्कुल सही है, हमें पता है सिंपल क्यूब एक ही एटम से मिलकर बनी होती है, तो इसका मतलब असर्शन राइट है। अब इसका रीजन देखते हैं, क्या रीजन दिया है। तो रीजन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम एट इट्स कॉर्नर। नो डाउट सिंपल क्यूब में कॉर्नर्स पर ही एटम होते हैं। ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। और वो कह रहा है कि हर एटम 8 एडजेसेंट यूनिट सेल से शेयर्ड होता है। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि असर्शन में कहा गया है कि सिंपल यूनिट सेल एक एटम से मिलकर बनता है। और इसका राइट रीजन होगा कि क्योंकि हर कॉर्नर पर एटम का 1/8 पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए सिंपल क्यूब सेल वन एटम से मिलकर बनता है। तो इसका रीजन ये होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रीजन को छोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन तो सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, क्योंकि रीजन इसका बनना चाहिए था कि ईच कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, दैट्स वाई ये एक एटम से मिलकर बना होता है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। आपसे कहता है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे तो हमने पढ़ा है ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड होता है, लेकिन कोवलेंट सॉलिड होते हुए भी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये एक एक्सेप्शनल है कि सारे कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, केवल ग्रेफाइट ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये रीजन हमें सही दिख रहा है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। फिर भी डायमंड जो है वो इंसुलेटर की कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये भी बात ठीक है। डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो डायमंड कहाँ रखा जाएगा? इंसुलेटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। मींस ये असर्शन तो बिल्कुल ठीक है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड इंसुलेटर होता है। आगे इसका रीजन देखते हैं। रीजन में हमसे कहा है ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट इन नेचर। ग्रेफाइट नेचर में सॉफ्ट होता है। ऑन द अदर हैंड डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। नो डाउट कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और डायमंड हार्ड होता है, लेकिन सॉफ्ट नेचर ग्रेफाइट का गुड कंडक्टर, यानी गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है सॉफ्ट नेचर की वजह से, तो ये नहीं है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है क्योंकि ग्रेफाइट में की एक वैलेंसी फ्री होती है, जिसकी वजह से वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं, और जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन मूव कर पाते हैं वो बिकम्स गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर हो जाता है। तो यहाँ रीजन ये होना चाहिए था कि ग्रेफाइट सॉफ्ट है, इससे मतलब नहीं है। रीजन ये होना चाहिए था कि ग्रेफाइट की एक वैलेंसी फ्री होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाते हैं, और इजीली मूव करने से वो गुड कंडक्टर बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि ग्रेफाइट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है और डायमंड बैड कंडक्टर है, लेकिन रीजन यहाँ सही नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजन में ग्रेफाइट क्या होना चाहिए? ग्रेफाइट की इक्विवेलेंसी फ्री होती है, इसलिए वो गुड कंडक्टर होता है। तो रीजन इज रॉन्ग, बट क्या होता है? असर्शन इज राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फिर दोबारा सी ही जाएगा, थर्ड जाएगा। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग। यानी असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं total number of octahedral voids present in unit cell of cubic close packing including the one that is present at the body center is 4। यानी वो ये कह रहे हैं कि सीसीपी में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो 1 होते हैं, 1 बनते हैं, और वो कह रहे हैं बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 4 होते हैं। तो
तो देखिए सीसीपी में या किसी भी चीज में, किसी भी क्रिस्टल के अंदर उतने ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनते हैं जितने वो एटम से मिलकर बना होता है, और सीसीपी एक एटम से मिलकर नहीं बना होता, इसलिए इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी एक नहीं होगा। ठीक है, और बीसीसी ऑल ओवर 2 एटम से मिलकर बना होता है, तो इसमें मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल वर्ड 2 हो सकते हैं, ना कि 4। इसके अंदर टेट्राहेड्रल 4 हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल 4 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब असर्शन ही गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रीजन। बिसाइड द बॉडी सेंटर देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट एट द सेंटर। यानी बॉडी सेंटर के अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है जो सेंटर में होता है। बिल्कुल ठीक है ये बात। यानी जब बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है और वो कहाँ होता है? सेंटर में। नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक है। Of each of 6 faces of unit cell and each of which is shared between 2 adjacent unit cell। और ये क्या करता है? ये 2 adjacent unit cell को भी शेयर करता है और साथ में ये 6 एटम्स को भी टच करता है। ये बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ रीजन तो सही है, रीजन सही है, लेकिन असर्शन ही गलत दिया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? इसका ऑप्शन बनेगा फोर्थ, असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीजन सही है। यहाँ पर असर्शन रॉन्ग इसलिए है क्योंकि सीसीपी एक एटम से नहीं बनता, इसलिए उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड एक नहीं होगा। बीसीसी 2 एटम से मिलकर बनता है, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड 2 हो सकते हैं, लेकिन 4 टेट्राहेड्रल वर्ड हो सकते हैं, जबकि उसने ऑक्टाहेड्रल 2 कहे हैं। तो ये इसीलिए गलत है, जबकि रीजन बिल्कुल सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपके पास, द पैकिंग इफिशियंसी इज मैक्सिमम फॉर द एफसीसी क्रिस्टल। तो बच्चों एफसीसी क्रिस्टल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है आपको पता होनी चाहिए, वो 74% होती है। एक बात और बता दूं, एफसीसी की होती है, सीसीपी की भी 74 ही होती है, जबकि एचसीपी की भी 74 ही होती है। तो ये सबसे ज्यादा, और इससे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी 74 से ज्यादा किसी की नहीं होती है। तो एफसीसी की वो कह रहे हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ठीक है, असर्शन ठीक है। एफसीसी की 74 होती है, 74% से ज्यादा किसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होती है। आगे कह रहे हैं रीजन, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी। वो रीजन दे रहे हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो मैं आपको बता दूं, नो डाउट कि एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% होती है। लेकिन एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74% 12 कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से नहीं होती है। 12 कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से नहीं होती है। इसलिए रीजन सही है, लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो हम ऑप्शन में कहां जाएंगे? हम सेकंड ऑप्शन की ओर जाएंगे और हम लिखेंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। असर्शन भी ठीक है, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है, 74% होती है। रीजन का स्टेटमेंट भी ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का 12 होता है। लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 12 कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74% नहीं होती है। तो ये रीजन असर्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन होगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड विद कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10 टू की पावर -6, 10 टू की पावर -6 से 10 टू की पावर 10 टू की पावर 4। यानी सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो इस रेंज की होती है। बिल्कुल ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इसी रेंज की होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे वो कह रहा है, रीजन जो दिया है, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड। तो देखिए पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड की वजह से नहीं होती है, वो होती है गैप की वजह से। ठीक है, तो कंडक्टिविटी गैप पर डिपेंड करती है, ना कि पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड पर। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन सही है, ठीक है, रीजन भी सही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि रीजन असर्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो रीजन असर्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां जो हमें आंसर देना है, कंडक्टिविटी गैप पर डिपेंड करती है, पार्शियली फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन होगा कि रीजन एंड assertion both are correct explanation, both are correct statement, but reason is not correct explanation of assertion। ठीक है, तो यहां पर गैप का कंसेप्ट आना है, ना कि पार्शियली फील्ड का। ठीक है, वैसे पार्शियली फील्ड होता है नो डाउट, लेकिन हम जब एक्सप्लेन करते हैं कंडक्टिविटी को तो गैप के बेस पर करते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर यहां पर
कंसेप्ट बिल्कुल टिप्स पर है, क्लियर है, तभी आप राइट आंसर लगा पाओगे। अगर अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको बहुत डीप पढ़ना है। मैं भी यहाँ जो भी कंडीशंस बन रही हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। असर्शन में आता है ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो देखिए, ग्रेफाइट टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं होता है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल बनाता है। ठीक है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल बनाता है, तो इसका मतलब हमारा असर्शन ही गड़बड़ कर रहा है। फिर देखते हैं आगे। फॉर द टेट्रागोनल सिस्टम ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो जी नहीं, ये भी गलत है। टेट्रागोनल सिस्टम में ये सिस्टम ही नहीं होता है। और टेट्रागोनल ग्रेफाइट टेट्रागोनल नहीं हेक्सागोनल होता है। तो इसका मतलब हमारा रीजन और असर्शन, असर्शन रीजन दोनों ही क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहां हम ऑप्शन के साथ जाएंगे फोर्थ के, कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग या बोथ इज रॉन्ग स्टेटमेंट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ग्रेफाइट आपको ध्यान रखना है हेक्सागोनल होता है, जबकि डायमंड ऑक्टागोनल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन, नो कंपाउंड हैज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या हमने अपने डिफेक्ट्स में कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं पढ़ा जो एक ही कंपाउंड स्कॉटकी भी दिखाए और फ्रेंकल भी दिखाए? तो हमने तो पढ़ा है। वो कौन सा है, एजीबीआर। और ये कह रहे हैं कि कोई कंपाउंड है ही नहीं, नो कंपाउंड हैज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। इसका मतलब हमारा रीजन ही, ओ सॉरी, असर्शन ही गलत दिख रहा है हमें। क्योंकि हमारे पास तो है एक कंपाउंड, कॉमन कंपाउंड, जो फ्रेंकल भी दिखाता है और स्कॉट की भी दिखाता है, दैट इज एजीबीआर। और ये कह रहे हैं कोई कंपाउंड ही नहीं है। तो इसका मतलब असर्शन यहाँ गलत जा रहा है। रीजन देखते हैं क्या है। बोथ डिफेक्ट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो देखिए, दोनों डिफेक्ट में डेंसिटी सॉलिड, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होती है। स्कॉट की में डेंसिटी चेंज होती है, जबकि फ्रेंकल में डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब रीजन भी गलत है और असर्शन भी गलत है। तो फिर दोबारा हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, असर्शन एंड रीजन बोथ इज रॉन्ग स्टेटमेंट। होप आपको क्लियर हुआ होगा ये बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आपसे कहता है स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग। यानी अगर कोई क्रिस्टल है, सपोज करो ये एक क्रिस्टल है, तो इसकी स्टेबिलिटी को अगर मैं इसको मेल्ट कराना स्टार्ट कर दूं तो इसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। भाई अगर हम किसी सॉलिड चीज को हीट देना शुरू करेंगे तो वो अनस्टेबिलिटी की ओर मूव करना लगेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन में वो कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स। बिल्कुल ठीक। क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है मेल्टिंग के साथ रिफ्लेक्ट करती है, और मेल्टिंग किस बात पर डिपेंड करती है, बॉन्डिंग पर। तो इसका मतलब असर्शन और रीजन मुझे दोनों ही राइट लग रहे हैं। यानी असर्शन जो है वो तो सही है ही, और रीजन भी असर्शन का, जो रीजन है वो असर्शन का बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए हम इस बार ऑप्शन के साथ जाएंगे, फर्स्ट के साथ, कि रीजन, assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation for assertion. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़कर कहाँ आ जाता है, अपनी पोजीशन छोड़कर वॉइड में आ जाता है, अपनी, है ना, अपनी पोजीशन छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। और फ्रेंकल डिफेक्ट में जब कोई एटम बाहर नहीं गया है, वही एटम अपनी पोजीशन मूव करी है, तो इसका मतलब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारा असर्शन तो सही है। आगे रीजन सही है या नहीं है। इन फ्रेंकल डिफेक्ट्स नो कैटायन और एनायन लीव द क्रिस्टल। बिल्कुल ठीक। फ्रेंकल डिफेक्ट में ना तो कैटायन बाहर जाते हैं और ना ही एनायन बाहर जाते हैं। कैटायन एनायन इक्वल नंबर में कहाँ बाहर जाते हैं, स्कॉटकी में। तो इसका मतलब रीजन भी बिल्कुल सही है। और जब रीजन और असर्शन दोनों सही हैं और रीजन राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन जाएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहता है इन क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर, स्पीयर की जब क्लोज पैकिंग हो जाती है, अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्पीयर। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 एटम से घिरा होता है। वेयर एज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर। बिल्कुल ठीक। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से मिलकर घिरा होता है, 4 एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, 4 एटम कैसे हो सकते हैं,
ठीक है, तो आप इस तरीके से ऊपर के एटम रख दीजिए, 4 टेट्राहेड, यहाँ जो वर्ड बनेगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 एटम से घिरा होता है, तो 6 एटम से कैसे घिरा होता है, तो कुछ इस तरीके से, एक ऊपर और एक बेस में नीचे की ओर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है। आगे वो कह रहा है रीजन, टेट्राहेड्रल वर्ड हैज अ टेट्राहेड्रल शेप वेयर एज इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैज ऑक्टाहेड्रल शेप। ऐसा नहीं है कि टेट्राहेड्रल वर्ड की शेप टेट्राहेड्रल जैसी होती है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड की शेप ऑक्टाहेड्रल जैसी होती है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब रीजन इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, यानी नो डाउट शेप टेट्राहेड्रल वर्ड की टेट्राहेड्रल जैसी होती है, इसीलिए टेट्राहेड्रल वर्ड नाम दे रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, इसीलिए हम उसे ऑक्टाहेड्रल नाम दे रहे हैं। लेकिन ये जो रीजन है, ये रीजन असर्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जब रीजन असर्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहां पर रीजन गलत होगा और असर्शन ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे बिकम पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है कि उनके अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, और उनका अलाइनमेंट यानी अनपेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, और जहां पर अनपेयरिंग हो जाती है वहां पर नेचर पैरामैग्नेटिक आता है। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को या फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो नो डाउट वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। अब रीजन देखते हैं, इसका क्या रीजन सही है। द इलेक्ट्रॉन चेंज देयर स्पिन ऑन हीटिंग हैज एन ऑक्टाहेड्रल शेप। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हीटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, और शेप चेंज करने से वहां पर अनपेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, और अनपेयरिंग की वजह से क्या होता है कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही राइट है, और असर्शन जो है यानी रीजन जो है असर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे कहता है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी एंड एचसीपी यूनिट सेल आर द सेम। हमें पता है, बिल्कुल ठीक है ये। एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन भी 74% होता है, जबकि एचसीपी का भी पैकिंग फ्रैक्शन 74% ही होता है। तो दो ये बात तो ठीक है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। आगे वो कह रहा है बोथ द एफसीसी एंड एचसीपी यूनिट सेल्स हैव सेम पैकिंग पैटर्न। क्या दोनों के अंदर पैकिंग पैटर्न सेम होता है? नहीं जी, पैकिंग पैटर्न में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एबीसी एबीसी पैटर्न एचसीपी में होता है, एफसीसी पे में नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन ठीक नहीं है, यानी रीजन रॉन्ग है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं कि सॉलिड की वो प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मेजर होती है उसे क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। और एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स के अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मेजर करते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो नो डाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है असर्शन। रीजन, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज अमोर्फस सॉलिड। क्या ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, कि वो कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो इतने क्लोज पैक नहीं होते हैं जितने अमोर्फस सॉलिड होते हैं। ये बिल्कुल उल्टा बोला है उन्होंने, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं और अमोर्फस सॉलिड बहुत कम क्लोजली पैक होते हैं। तो इसका मतलब रीजन क्या है, बिल्कुल गलत है, जबकि असर्शन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड ही जाएगा, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। आपसे कहता है इन क्रिस्टल लैटिस द साइज ऑफ कैटायन इज लार्जर इन द टेट्राहेड्रल होल देन इन द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। आपको बता दूं, चाहे लैटिस दुनिया का कोई सा भी हो, हमेशा एनायन का साइज बड़ा होता है। एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कैटायन बड़ा होता है, तो इसका मतलब असर्शन ही गलत दिख रहा है। रीजन पढ़ते हैं। द कैटायन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन एटम इन क्रिस्टल पैकिंग। बच्चों, जब कैटायन का साइज छोटा होता है तो वो ज्यादा स्पेस कैसे ले लेगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रीजन भी गलत है और असर्शन भी गलत है। तो उसका राइट ऑप्शन जाएगा फोर्थ, कि असर्शन एंड रीजन बोथ इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इन NaCl क्रिस्टल ईच Na प्लस आयंस इज टचिंग 6 Cl आयंस बट द Cl आयंस डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, एक Na पॉजिटिव आयंस 6 Cl नेगेटिव आयंस को टच करता है, क्योंकि कॉर्नर्स पर कौन होता है, Cl, और सेंटर में या वॉइड्स में कौन होता है, Na प्लस। तो वो नो डाउट कि Na प्लस 6 Cl नेगेटिव आयंस को टच करता है। Cl आयंस डू नॉट टच ईच अदर। Cl आयंस जो है वो
एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात। आगे वो कह रहा है रीजन क्या है इसका, असर्शन तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है मुझे, रीजन देखते हैं। द रीजन क्या क्या है, द रेडियस ऑफ Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन इज ग्रेटर देन इतना रिक्वायर्ड फॉर द एक्स्ट्रा फिटिंग। देखिए ये रीजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रीजन जो है, रीजन भी सही है कि जब इन दोनों की रेडियस का रेशियो आता है तो वो 0.414 ही आता है, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस असर्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यानी इस रेशो की वजह से Cl नेगेटिव आयंस एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसा नहीं है। Cl नेगेटिव आयंस कॉर्नर्स पर होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन में हम जाएंगे बी में कि assertion and reason both are correct statement but reason is not correct explanation for assertion। आगे बढ़ते हैं। solid NaCl do not conduct electricity at all। सॉलिड जो NaCl है, अगर NaCl सॉलिड है तो वो कैसी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कराता है भैया। सॉलिड NaCl कंडक्ट, वो कह रहा कभी भी सॉलिड NaCl कंडक्टिविटी करा, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कराता, कराता है भाई, मोल्टन और एक्वस स्टेट में वो कराता है। तो इसका मतलब पहले तो मुझे असर्शन ही गलत दिख रहा है। उसके बाद देयर इज नो डिफेक्ट होल्स प्रेजेंट इन NaCl क्रिस्टल, और NaCl में कोई डिफेक्ट डेवलप नहीं होता है, ये भी गलत है। हमने पढ़ा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जिसमें मेटल हैलाइड्स में डिफेक्ट पैदा होता है, और ये मेटल हैलाइड तो है, तो इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि NaCl में तो कभी डिफेक्ट ही नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, असर्शन एंड रीजन बोथ इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नो डाउट बिल्कुल होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज की वजह से यहाँ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। तो जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीजन पढ़ते हैं। रीजन में वो आगे आपसे कह रहा है दे आर मेड अप ऑफ कैटायन और एनायन, बिल्कुल ठीक है। कैटायन और एनायन की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी तो डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब रीजन भी सही है, यानी और रीजन राइट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो हम क्या आंसर देंगे, हम आंसर में जाएंगे ए के साथ, assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation for assertion, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका assertion में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। नो डाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, किससे, आयोनिक सॉलिड से और कोवलेंट सॉलिड से, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मेड अप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। तो नो डाउट कि असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसके लिए हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नो डाउट उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है आयनिक सॉलिड से भी, कोवलेंट सॉलिड से भी। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मेड अप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवलेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन कोवलेंट मॉलिक्यूल की वजह से उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन के साथ हम जाना पसंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एमॉर्फस सब्सटेंस आर आइसोट्रॉपिक। एमॉर्फस सब्सटेंस आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब जब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर की जाए और डिफरेंट डायरेक्शन में भी वो क्या है, सेम आए, तो उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे वो कह रहा है रीजन, प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक में ऐसा नहीं होता है, आइसोट्रॉपिक में वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शन में सेम आती हैं। तो इसका मतलब ये रीजन तो गलत है और असर्शन ठीक है। रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, तो हम ऑप्शन के साथ जाएंगे थर्ड के साथ, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन डॉप्ड विद एन इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल ठीक है। जब सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी वाले एलिमेंट के साथ डोप कराया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। रीजन, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सिलिकॉन। क्या
एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। भाई डोपिंग कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए ही होती है। तो इसका मतलब दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। आगे बढ़ते हैं। असर्शन की बात करें तो एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोन्स मेक्स केसीएल क्रिस्टल अपीयर्स वायलेट इन कलर। नो डाउट हमें पता है कि जब हम केसीएल क्रिस्टल्स को पोटेशियम वेपर्स में हीट करते हैं तो वॉलेट कलर मिलता है। आपको यहां बता दूं, इसी तरीके से अगर हम NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वेपर्स में हीट करेंगे तो हमें कौन सा येलो, गोल्डन येलो कलर मिलता है। वहीं लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वेपर्स में हीट करते हैं तो पिंक कलर मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों कलर, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है यही आए, इन NaCl या LiCl से भी आ सकता है। तो ये असर्शन बिल्कुल ठीक है। आगे वो कह रहा है सम ऑफ द एनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एफ सेंटर्स आर क्रिएटेड विच इम्पार्ट कलर। ये जो कलर निकलता है KCl का वॉलेट कलर आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि एनायंस वहां से चले जाते हैं और एनायंस की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और जो जहां इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको एफ सेंटर्स बोला जाता है और एफ सेंटर की वजह से कलर आता है। तो ये बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है, ये बिल्कुल ठीक रीजन है किसका, असर्शन का। तो इसका मतलब रीजन और असर्शन बोथ आर करेक्ट। तो assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation for assertion। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि assertion क्या कह रहा है वो, इन 3D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन हेक्सागोनल HCP में, 3D HCP में ए टेट्राहेड्रल void is formed when a sphere of second layer is present above triangular void in the फर्स्ट लेयर। बिल्कुल ठीक, यानी अगर फर्स्ट लेयर कुछ इस तरीके की बनी हुई है, ठीक है, तो जब फर्स्ट लेयर के 3 एटम मैं ले रहा हूं तो ये ट्रायंगुलर वर्ड है, इसके ऊपर जब ऊपर से एक और लेयर आती है तब जो वर्ड बनता है हेक्सागोनल में वो टेट्राहेड्रल वर्ड होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे वो कह रहा है इसका रीजन क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड्स इज द सेकंड लेयर लाई अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। तो रीजन बिल्कुल गलत है, जबकि असर्शन ठीक है। तो हम इसके साथ जाएंगे थर्ड के साथ कि असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बच्चों एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है यहाँ पर डोमेन्स की जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जब कैंसिल आउट कर देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाता है, जीरो। ठीक है, तो दे गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में गेट डायरेक्टेड होते हैं, डायरेक्टेड नहीं होते हैं, एक दूसरे को अपोजिट हो जाते हैं, और अपोजिट होने पर तब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है। तो इसका मतलब रीजन तो ठीक है, लेकिन असर्शन असर्शन तो ठीक है सॉरी, लेकिन रीजन गलत है। तो इसका मतलब कहाँ जाएंगे हम, थर्ड के साथ जाएंगे कि असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका आंसर नीचे भी दिया गया है कि आर अपोजिट ओरिएंटेड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। एनायनिक वैकेंसीज इन एल्कली हैलाइड आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द एल्कली हैलाइड क्रिस्टल विद एल्कली मेटल वेपर्स। बिल्कुल ठीक है, एनायनिक वैकेंसी तब डेवलप होती है जब किसी एल्कली हैलाइड को एल्कली मेटल्स की वेपर्स में हीट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, रीजन तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीजन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज आर रेफर्ड टू एज एफ सेंटर्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स जिन एनायनिक वैकेंसीज में बैठता है उन्हें एफ सेंटर्स बोलते हैं। एफ सेंटर्स तो बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि एफ सेंटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर। मींस ये सही है, ये भी सही है, लेकिन रीजन इस असर्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हम ऑप्शन में जा सकते हैं बी के साथ कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, तो ये इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एनी आयनिक सॉलिड विद स्कॉट की डिफेक्ट, यानी कोई सॉलिड है जो स्कॉट की डिफेक्ट को शो कर रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स इज सेम। क्या नंबर ऑफ कैटायन और एनायन सेम होते हैं? बिल्कुल ठीक। जब स्कॉट की डिफेक्ट डेवलप होता है, स्कॉट की डिफेक्ट की डेफिनेशन ही यही है कि जब इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिस हो जाते हैं उनकी लैटिस साइड से तो क्या होता है, तब स्कॉट की डिफेक्ट डेवलप होता है। आगे वो कह रहा है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का 8 होता है? नहीं जी, ये तो रीजन ही गलत दे रखा है। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 होता है। एफसीसी का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर डिफेक्ट को डेवलप नहीं करता है। तो पहले तो
रीजन गलत ही है। और अगर सपोज करो यहाँ 12 भी देता तो भी रीजन गलत ही एक्सप्लेनेशन था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हम किसके साथ जाएंगे कि असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं 12 होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो असर्शन में कहता है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। यानी किसी सॉलिड के अंदर जितने टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं, यानी जितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। हाँ, हमने पढ़ा है कि अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड n है तो नो डाउट टेट्राहेड्रल वर्ड 2n होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी रीजन तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्या असर्शन, सॉरी असर्शन तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, क्या रीजन भी इसका ठीक जाएगा? द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जो साइज होता है वो लगभग लगभग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का हाफ होता है। ऐसा नहीं है। नो डाउट कि टेट्राहेड्रल वर्ड छोटे होते हैं, लेकिन छोटे का मतलब इतना नहीं है कि वो बिल्कुल ही हाफ होते हैं। तो इसका मतलब रीजन में थर्ड में जाएंगे हम कि असर्शन सही है और रीजन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अभी हमने, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैंने अभी यहीं पर बाइंड अप कर रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 3 देखेंगे, अगर होप्स हो सकेगा तो पार्ट 3 को भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है असर्शन रीजन को समझने में, या हमारे असर्शन रीजन जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें किसी असर्शन रीजन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश करें अपना नंबर भी डाल दे तो चाहे मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असर्शन रीजन और एमसीक्यूज की सीरीज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज के साथ, या फिर इसी चैप्टर की सीरीज के साथ। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को जो आपकी क्लास में है या जिनको इन वीडियो की नीड है उसके साथ शेयर किया करें, ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंच पाए जहां तक जिन बच्चों को इन वीडियो की नीड है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असर्शन रीजन और एमसीक्यू सीरीज के साथ, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।